आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। रविवार रात अरविंद केजरीवाल के गुड़गांव में रोड शो के दौरान पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके पार्टी के 11 कार्यकारिणी के सदस्यों सहित लगभग 250 कार्यकर्ताओं की घोषणा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी छोड़ने वाले गुड़गांव पूर्व संयोजक एवं पार्टी के फाउंडर मेंबर रमेश यादव और उनके साथियों ने जहां गुड़गांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी योगेंद्र यादव को कांग्रेस का दलाल बताया था, वहीं योगेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ने वाले उन्हीं सदस्यों को भाजपा का सदस्य बता मामले में नया मोड़ ला दिया है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि पूर्व संयोजक रमेश यादव का कुछ दिनों पहले ही फोन पर ऑडियो स्टिंग सामने आया था। बकौल योगेंद्र, स्टिंग में रमेश यादव ने उन्हें अपशब्द कहे थे और आपकी सदस्यता ग्रहण करने आ रहे कार्यकर्ताओं को भी बरगलाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि रमेश यादव कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि रमेश यादव सहित सभी इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का प्लान था कि अरविंद केजरीवाल के रोड शो को फ्लॉप किया जाए, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कल इस्तीफे वाली घटना हुई, इसके तथ्य ये हैं कि कुछ दिन पहले हमारे सामने एक स्टिंग ऑपरेशन आया और दूसरे कई कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट आई कि रमेश जी, जो हमारी जिला कार्यकारिणी के कन्वीनर रहे हैं, वो यहाँ पे पूरे इलेक्शन को धाराशायी करने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे और बीजेपी के इशारे पे ऐसे काम कर रहे थे जिससे कैंपेन को नुकसान हो सकता है। स्टिंग ऑपरेशन की बात दूसरे कार्यकर्ताओं को बताई गई और जब रमेश जी को और उनके साथियों को खतरा महसूस हुआ कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो उससे बचने के लिए कल उन्होंने इस्तीफे का ये ड्रामा रचा। कांग्रेस को अलविदा कह चुके अंबाला विधायक विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अंबाला से कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो जाएगी। साथ ही विनोद शर्मा नरेंद्र मोदी का भी जमकर गुणगान करते दिखे। कांग्रेस का दामन छोड़ चुके अंबाला विधायक विनोद शर्मा ने अंबाला के विकास को मुद्दा बनाकर मौजूदा हुड्डा सरकार पर हमला बोल दिया है। विनोद शर्मा ने कहा है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, जिसके चलते अंबाला में विकास का कोई कार्य नहीं हो पाया। विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला को नजरअंदाज करने का खामियाजा कांग्रेस को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि अंबाला से कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो जाएगी। जो विकास की गति हमने बनाई है, वो विकास की गति जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं हो रही थी कुछ समय से। उसमें कुछ कारण है। जो मौजूदा सरकार है उसमें उस सरकार की प्रायोरिटीज दूसरी बन गई, यहाँ की प्रगति नहीं हो रही। तो ये देखने के लिए कि गति बनी रहे, ये निर्णय भी लिया गया है। और मैं जब चुनाव की बात है, चुनाव में स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस हालात से वो निकले, मुझे लगता है उनकी जमानत जब्त होगी कांग्रेस के उम्मीदवार की। वहीं विनोद शर्मा भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते भी नजर आए। विनोद शर्मा ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में बदलाव की बयार बहेगी। जो 9 मार्च को मैंने कुरुक्षेत्र में कहा था, उस पर भी अभी भी खड़ा हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस की नीतियां फेल हो चुकी हैं देश के लिए, और ऐसा जन जन ने महसूस किया है। जो मैंने 100 दिन की यात्रा के दौरान लोगों से चर्चा करके देखा था कि इस बार मोदी की सरकार बनेगी तो देश आगे बढ़ेगा। उसकी सोच के प्रति लोगों की भावना है, उसके विकास के प्रति लोगों की आस्था है।
कांग्रेस छोड़ने के बाद अलग थलग पड़ चुके विनोद शर्मा फिलहाल नया संगठन खड़ा करने पर भी विचार कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो हरियाणा के दौरे के बाद अपने नए संगठन का फैसला करेंगे। अंबाला से धर्मवीर पासी के साथ इंद्रजीत कौर, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं जींद में कांग्रेस प्रत्याशी जगबीर मलिक ने बयान दिया है कि इनेलो का जनाधार सिर्फ जेल में है। व्यापारियों से वोट मांगते वक्त मलिक ने अपना ये बयान मंत्री सतपाल सांगवान की मौजूदगी में दिया है। आज हमारी वर्कर मीटिंग थी। मेरे घर में कम से कम 5000 लोग इकट्ठे थे। सब ने डिसाइड कर दिया कि हम किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से हमारे सारे साथियों ने कह दिया और आज एक तरफा माहौल बना हुआ था। सांसद अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दिया है। अवंतिका ने गांव सुरतिया के लोगों से चुनाव के बाद हथियारों के लाइसेंस बनवाने की बात कही है। वहीं अवंतिका ने सिरसा से हजका के उम्मीदवार सुशील इंदौरा को बिन पेंदे का लौटा बताया, जबकि इनेलो उम्मीदवार चरणजीत सिंह को भी अनपढ़ कहा। मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ। आप लोग मेरे पास आइए, आपके जितने काम हो सकते हैं। ज़्यादातर मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पे लाइसेंस की लोगों को शिकायत है कि लाइसेंस नहीं बन पा रहे। मैंने डीसी पहले तो देखिए, जो डीसी थे वो इतने ज़्यादा बेकार डीसी था कि आप लोगों की तो सिर्फ लाइसेंस की बात है। हमारे पास हमें तो रोज़ उससे कम से कम 100 तरीके के काम होते थे। वो इतना बकवास आदमी था कि वो काम किसी के करता ही नहीं था। आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले नया डीसी लगाए। अब वो डीसी साहब जो हैं वो पहली बारी डीसी लग के आए, वो थोड़ा घबराते हैं। उन्होंने हमारे को बोला था गन लाइसेंस वगैरह को लेके कि जी इलेक्शंस के बाद मैं आप लोगों की गन लाइसेंस करवाऊंगा। अब गन लाइसेंस की जो बात है, अब ये समझिए कि पूरा हरियाणा एक तरफ और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अकेले बराबर में गन लाइसेंस के लिए जाते हैं। फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन आने वाले 5 सालों में जितने भी हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उन सबके गन लाइसेंस निकले। अब काम की आपके काफ़ी यहाँ से कालावाली के जो लोग हैं मेरे पास आते रहते हैं। साहब है 10वीं फेल आदमी है। 5 साल में उसने असेंबली में एक बारी एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। दूसरे आपके इंदौरा साहब जो बिन पेंदे का लोटा है, पता नहीं कब किस तरफ लुढ़क जाए। 10 दिन पहले तक उनको कांग्रेस पे पूरा भरोसा था। जैसी टिकट कटी उनका भरोसा खत्म हो गया, वो हजका में चले गए। बीजेपी की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कहानी क्या है। या तो उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है। पंजाब में अकालियों के साथ टाई अप है तो एक कैंडिडेट ये दे दिया, हरियाणा में हजका के साथ टाई अप है तो एक और कैंडिडेट ये दे दिया। अब 2 ही बातें हैं, या तो उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं रहा तो 2 लोग उतार दिए, या शायद इनकी जो आगे जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी सुनती नहीं है, तो जिसके जो मन में आ रहा है वो करता जा रहा है। अब वो बेचारी सुनीता दुग्गल जी, उनसे भी रेजिग्नेशन करवा दिया, उन्हें टिकट नहीं दी। तो अब आप लोगों को ये सोचना है कि पढ़ा लिखा आदमी, आप जो मैंने आपके जो यहाँ के एमएलए साहब है, मेरे को तो ठीक से उनका नाम भी नहीं पता है। मेरे को तो सुनने में आता है कि वो 5 बजे के बाद उनसे संपर्क करना ही बड़ा मुश्किल है। अब बात ही नहीं कर सकते उनसे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सिरसा से हमारे संवाददाता सतनाम सिंह के साथ। जी सतनाम, हमने अभी सुना कि अवंतिका तंवर ने किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। तो अभी देखा जाए तो चुनावी मौसम में हर रोज नेता लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की पत्नी इस भाषा का प्रयोग कर रही है। देखिए, बिल्कुल इंद्रजीत, चुनावी मौसम है और कहीं ना कहीं नेताओं की जुबान फिसल जाती है। और अगर यही बात करें तो जो मैडम अवंतिका तंवर हैं वो गांव सूरतिया गए थे। वहाँ हालांकि वो विकास की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने अपनी ही जो लोगों के छोटे मोटे काम होते हैं जो उनके नहीं होते हैं, उसको लेकर उन्होंने मैडम से बात की कि उनके इस तरह से पिछले कुछ समय में उनके कोई काम नहीं हुए हैं। मैडम तंवर ने उनको आश्वासन दिया कि चुनावों के बाद जिस तरह से उनके कुछ जो भी काम हो गए, चाहे उनके पर्सनल काम हो। हालांकि लोगों ने ज्यादा हथियारों के लाइसेंस की बात की, तो मैडम का ये कहना था कि उनका जो भी काम होंगे वो चुनावों के बाद जिस तरह से भी होगा, ठीक होगा, उस तरह से बनाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, लोग अपने अपने छोटे मोटे कामों को लेकर जो नेता हैं उनके सामने अपनी बात रखते हैं, और यही बात उन्होंने मैडम अवंतिका तंवर के सामने रखी।
लेकिन सतनाम, ये बात भी है कि उम्मीदवारों पर निशाना तो हर जो है नेता साधता है, पार्टियों पर निशाना साधते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को सीधा किसी को बिन पेंदे का लौटा तो किसी को अनपढ़ कहना कहीं ना कहीं तो हैरानी वाली बात है। जी बिल्कुल इंद्रजीत, ये तो सही है कि जब भी नेता कुछ बोलते हैं तो कई बार उनकी जुबान फिसल जाती है। हालांकि चाहे चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उसमें एक बोलचाल की मर्यादा का जरूर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चुनाव का मौसम है, जोश में नेता कई बार इस तरह की बातें बोल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है कि जब आप किसी दूसरे की बात का संबोधन करें तो कम से कम उसके बारे में इज्जत से बोलें, उनका नाम सही तरीके से लें। और देखिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो इनकी लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दावली का ख्याल रखना वो बहुत जरूरी है, वो अहम बात है। जी सतनाम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अशोक तंवर की पत्नी की विवादास्पद बयान आया है, विवादास्पद उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, हजका पर निशाना साधा तो कहीं इनेलो के उम्मीदवार पर भी निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले 48 उम्मीदवारों के पर्चे चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए हैं। सोमवार को स्क्रूटनी के बाद अब 251 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। हालांकि नाम वापस लेने के 26 मार्च तक का समय बाकी है। नाम वापसी के बाद ही उम्मीदवारों की सही तस्वीर सामने आ सकेगी। लोकसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकनों की जांच के बाद चुनाव आयोग ने 47 पर्चे रद्द कर दिए हैं, जिनमें से 19 महिलाओं के नामांकन भी शामिल हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगद ने बताया कि इनमें से ज्यादातर कवरिंग कैंडिडेट हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अब चुनाव मैदान में 252 उम्मीदवार बचे हैं। स्क्रूटनी में आज 47 रिजेक्शन हुए हैं। 47 के अंदर 19 फीमेल कैंडिडेट्स थे। अब नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स रह जाते हैं 252 और 252 के साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में 16, भिवानी में 27, फरीदाबाद 28, गुड़गांव 24, हिसार 44, करनाल 26, कुरुक्षेत्र 25, रोहतक 16, सिरसा 20 एंड सोनीपत 26। टोटल 252 कैंडिडेट्स फील्ड में रह गए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि नाम वापस लेने की तारीख 26 मार्च है। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की सही संख्या का पता चलेगा। इसके बाद बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनों की तैयारी का काम शुरू होगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से ईवीएम मशीनों को संबंधित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। इसमें कैंडिडेट्स का विड्रॉल 26 तक है, उसके बाद जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। 26 तक विड्रॉल है। विड्रॉल के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट बनेगी, उसके बाद बैलेट पेपर्स वगैरह प्रिंट होके ईवीएम में प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेट यूनिट पे पेपर वगैरह इसमें इंसर्ट करके ईवीएम मशीन तैयार किया जाएगा। तैयार करते हुए देन दे विल बी केप्ट इन सिक्योर प्लेस, स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। और उसके बाद ईवीएम का रैंडमाइजेशन चलेगी। फर्स्ट रैंडमाइजेशन में ये हो जाएगा कौन सा ईवीएम कौन सा असेंबली में जा रहे हैं। गौरतलब है कि 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। बाद गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से अब केवल 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। जिन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल के पुत्र वीरेंद्र सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी जाकिर हुसैन के पुत्र ताहिर हुसैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह की पत्नी मनीता सिंह शामिल है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कुल 27 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और इसी के चलते चुनाव आयोग ने हर तरह की परमिशन के लिए सभी जिलों में सिंगल विंडो की सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें रैली, जुलूस, पुलिस सुरक्षा और मुनादी की परमिशन एक ही छत के नीचे ली जा सकेगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए एक ऑडियो वीडियो सीडी भी जारी की है। लोकसभा चुनाव में कोई भी रैली, जुलूस या जलसा चुनाव आयोग की परमिशन के बिना तय नहीं किया जा सकेगा।
सोमवार को चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगद ने बताया कि चुनाव आयोग ने हर तरह की परमिशन के लिए सिंगल विंडो सुविधा शुरू की है। यह सुविधा सभी जिलों में चुनाव अधिकारी के दफ्तरों में उपलब्ध होगी। रैलीज और कैंपेनिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स जो भी करते हैं उसका प्री परमिशन लेना जरूरी है। इनकेस परमिशन के बिना कोई रैली या कैंपेनिंग में मिल जाता है उसको मॉडल कोड ऑफ वायलेशन का वायलेशन माना जाएगा। इस बार जो इलेक्शन अभी जो नॉमिनेशन में कैंडिडेट आ चुके हैं उनकी सुविधा के लिए जिला सभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रिटर्निंग ऑफिसर्स की दफ्तर से वहाँ एक सिंगल विंडो सर्विस हमने बनाया है। वो लोग अपने रैलीज करते हैं कैंपेनिंग के लिए और कोई परमिशन लेना होता है उसके लिए हमारा जो पुलिस की रिक्वायरमेंट जरूरत है एसडीएम के यहाँ देना पड़ता है और कभी कभी इनको पीडब्ल्यूडी की भी परमिशन जरूरी होती है। इस परमिशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की जगह सिंगल विंडो सर्विस हमने शुरू किया है, उसका वो सुविधा उठाएं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग वोटर जागरूकता अभियान के लिए रोडवेज की बसों का इस्तेमाल करेगा। शुरुआत में प्रदेश की 300 बसों पर जागरूकता स्लोगन लिखे जाएंगे। श्री वालगद ने एक ऑडियो वीडियो सीडी भी जारी की जो निजी केबल नेटवर्क और न्यूज चैनल में चलाई जाएगी। वोटर अवेयरनेस कैंपेन के लिए बढ़ाने के लिए हमारा सभी जिलों में वो स्वीप जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है और इसी के तहत हमने एक जो रोडवेज की बसेस हैं इनिशियली 300 बसेस के ऊपर हम अपना इसका मटेरियल जो एडवर्टाइजिंग बेसिकली जो इंफॉर्मेटिव मटेरियल है उसको लगा देंगे। इसके साथ साथ इसी स्वीप की कैंपेन में हमने एक ऑडियो और वीडियो का भी एक इस्तेमाल करने की सोच किया है। एक ऑडियो वीडियो भी ये भी रहेगा, इसमें सब में इनके इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा ये रिक्वेस्ट ये रही है आप लोग इसके सिस्टम को यूज़ करेंगे अपना वोटर डिटेल भी पा सकते हैं, कहाँ बूथ नंबर से कौन सा जगह बूथ नंबर का डिटेल्स है सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा हमारे वेबसाइट के थ्रू और SMS के मीडिया थ्रू। गौरतलब है कि सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। पिछले कई दिनों से हो रही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि किसानों की परेशानी का कारण बनी हुई है। रोहतक और उसके आसपास के इलाकों में खराब मौसम के कारण गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हजारों एकड़ फसल खराब होने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि इस बार बेमौसमी बरसात के कारण उनकी फसल बुरी तरह से नुकसान हो रहा है और अधिक बारिश और होगी तो काफी और नुकसान होगा। वहीं किसानों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दे, धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।